नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला, 6 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत, 19 घायल। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत अनेक नेताओं ने की कड़ी निंदा। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद जारी रहेगी। अमरनाथ यात्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों की बैठक आज। कांग्रेस के अलावा टीएमसी, आरजेडी और लेफ्ट समेत 18 दलों के नेता होंगे शामिल। 5 अगस्त को होना है उपराष्ट्रपति चुनाव। आरजेडी का जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप, कहा महागठबंधन को अस्थिर करने की साजिश। तेजस्वी यादव नहीं देंगे इस्तीफा, जेडीयू की बैठक आज। और पनामा मामले में नवाज शरीफ पर शिकंजा, जीआईटी ने की जांच की सिफारिश, कहा संपत्ति और आय में मिली गड़बड़ियां। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक दुखद खबर के साथ। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर बीती रात हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमलावरों की तलाश में सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ रखा है और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई और नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों को इलाज के लिए आज दिल्ली लाया जाएगा। आतंकियों ने अनंतनाग के इसी खानबल इलाके में सोमवार रात करीब 8:15 बजे अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया। बोटनगू इलाके में पुलिस के बंकर पर हमले के बाद भागे आतंकियों ने खानबल इलाके में पुलिस चौकी पर तैनात जवानों पर गोलीबारी की, लेकिन जवाबी कार्रवाई होने पर आतंकियों ने उसी रास्ते अमरनाथ दर्शन कर कटरा लौट रही श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बस में सो रहे श्रद्धालु जब तक कुछ समझ पाते तब तक आतंकियों ने 7 लोगों की जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया। गोलीबार हुआ, हम लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। कितने आदमी थे वो हमको मालूम नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग कतरा जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? श्रीनगर के। हाँ, हम अमरनाथ दर्शन करने के लिए गए। शाम का टाइम था तो मिलिटेंटों ने फायरिंग की है पुलिस पार्टी पे। उसके बाद दूसरा अटैक भी हुआ। ये बस श्रीनगर से आ रही थी जिसमें हमारे यात्री लोग थे और इसमें जो है 7 की डेथ हो गई है। आतंकी हमले में घायल अमरनाथ यात्रियों को अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती करने के बाद दिल्ली लाया जा रहा है। बीती रात घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलावरों ने कश्मीर के नाम पर बड़ा धब्बा लगाया है और उन्हें पकड़ने तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडेम करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लोग जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको जल्द अज जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। टेररिस्ट को टेररिस्ट की भांति हम ट्रीट करेंगे। सर आपसे जो मासूमों के ऊपर अटैक करते हैं इस प्रकार से करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा है कि 7 की फिगर आ रही है, 15 जख्मी है, सभी 15 जख्मी आउट ऑफ डेंजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले से बेहद पीड़ा हुई है और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कायराना हमलों और नफरत के शैतानों के सामने नहीं झुकने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अमरनाथ यात्रा में मारे गए श्रद्धालुओं के प्रति गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये हमला और यात्रियों की सुरक्षा में चूक की जांच की जानी चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल NN वोहरा से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। पुलिस के मुताबिक गुजरात नंबर की ये बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं थी।
और इसके ड्राइवर ने नियमों का उल्लंघन किया। ये बस काफिले का भी हिस्सा नहीं थी। नियमों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद यात्रा से जुड़ा कोई वाहन हाईवे से नहीं गुजरना चाहिए। आतंकियों ने इससे पहले 2001 में अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नवविक्रम, सबसे पहले आपसे लेटेस्ट अपडेट चाहेंगे और जिन घायलों को दिल्ली लाना है वो कब तक यहां पहुंचेंगे, क्या ताज़ा जानकारी है? नवविक्रम, आप तक क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हम अपने संवाददाता का संपर्क करेंगे। उससे पहले बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया जाना है। सभी नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि पुलिस के मुताबिक ये जो बस थी वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी। अपने संवाददाता का रुख करेंगे। नवविक्रम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस वक्त के ताज़ा हालात क्या हैं और जिन घायलों को दिल्ली लाया जाना है वो कब तक दिल्ली पहुंचेंगे? जी अमृता, ये गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात की है और जितने भी घायल हैं उन्होंने जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द विमान से यहाँ से दिल्ली ले जाया जा रहा है और जो कम घायल हैं उन्हें जम्मू या श्रीनगर की तरफ ले जाया जा रहा है। बताना चाहूंगा अमृता, ये बहुत बड़ा हमला है क्योंकि ये बीते 15 साल में इस तरीके के हालात नहीं बने हैं। अमरनाथ यात्रा ज्यादातर शांतिपूर्ण से तरीके से निकलती रही है। सन 2000 की अगर बात करें तब सबसे बड़ा हमला हुआ था, उसके बाद 2001 और 2002, लेकिन उसके बाद हालात सामान्य ही रहे। लेकिन आज ये जो हमला हुआ है, आतंकियों ने रात में 8:10 पर बटेंगू में गुजर रही पुलिस की बख्तरगंज गाड़ी पर और सीआरपीएफ के जवान भी उसमें मौजूद थे, उस पर हमला किया। उसके बाद जब इस वाले जो श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, इसकी सभी दलों ने बिल्कुल नवविक्रम की है और आज जम्मू भी बंद है। जी अमृता। बिल्कुल नवविक्रम, इस हमले के बाद सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उसमें ये बस रजिस्टर्ड नहीं थी, नियमों का उल्लंघन किया गया, शाम 7 बजे के बाद जाने की मनाही थी। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? अमृता, देखिए जो श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड बस हैं उसमें बहुत ही कम यात्री। ये सामान्य तौर पर अमरनाथ यात्रा जब होती है तो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां, जो प्राइवेट बसें हैं वो जाती हैं। ऐसा ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी घटना नहीं है क्योंकि उसमें लिमिटेड यात्री ही जा सकते हैं जो श्राइन बोर्ड की रजिस्टर्ड बसें तो आमतौर पर जाती हैं। लेकिन ये घटना सीधे सीधे सवालिया निशान लगाती है सुरक्षा व्यवस्था पर। जो सुरक्षा और अगर बात करें तो ये जब दक्षिण कश्मीर का इलाका है तो यहाँ पर जो टनल से निकलने के बाद जो इलाका है वो जो अलगाववादी हैं, जो आतंकी गतिविधियां जहाँ ज्यादा होती हैं वो डोमिनेटेड इलाका है। तो इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत थी। हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए। इस गाड़ी के पीछे भी एक कॉन्वॉय चल रहा था, लेकिन उस पर भी हमला हुआ जी। सीधे ये है कि, और इसके बारे में एक और बात बताना चाहूंगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस हमले के बारे में बताया भी था, इनपुट्स भी आए थे कि अमरनाथ यात्रा पर एक बहुत बड़ा हमला बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन इसको लेकर जो सुरक्षा थी वो भी पुख्ता थी। बावजूद इसके आतंकियों ने एक ऐसे बिल्कुल नवविक्रम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हाँ, इंटेलिजेंस ने पहले ही आगाह कर दिया था, सुरक्षा भी पुख्ता थी। बावजूद अगर इस तरह की इतनी बड़ी घटना होती है तो अपने आप में एक सवाल है कि चूक आखिर कहाँ रह गई। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने सोमवार को 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये घुसपैठ की फिराक में थे। राज्य पुलिस ने लश्कर के एक गिरोह का भी भांडाफोड़ कर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सेना ने सोमवार को नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। सेना यहां तलाशी अभियान चला रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह
कई आतंकी वारदातों में शामिल था। 4 ATM लूटिंग के केस जो अनंतनाग में हुए, साउथ कश्मीर में हुए, उसमें ये डायरेक्टली मुलविस था। और उसके बाद ये भी पता चला कि जो भी ATM लूट होती थी उसमें पैसा बांटा जाता था। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में भारी फायरिंग की। नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों के साथ गांव को निशाना बनाया गया। इसमें व्यापार सुविधा केंद्र और बैरक को नुकसान पहुंचा। पुंछ में ही शनिवार को हुई भारी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। जून में 23 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जेडीयू ने आज पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इससे पहले कल आरजेडी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपना इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों की मदद से महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाहती है, तो वहीं सीबीआई FIR में नाम आने के बाद बीजेपी ने तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की है। पटना में सोमवार को आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक हुई। इसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। नेताओं ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के साथ राष्ट्रपति चुनाव और 27 अगस्त की रैली को सफल बनाने पर चर्चा की। पार्टी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर चर्चा नहीं हुई। हमारे यहाँ हमारी बैठक में कोई उस तरह की चर्चा नहीं हुई, बल्कि तेजस्वी के कार्य की प्रशंसा की गई। और तेजस्वी हमारे विधायक दल के नेता हैं, ये सर्वसम्मति से उनके प्रति आस्था बढ़िएगा। तो आरजेडी ने कहा कि सीबीआई छापों का मकसद राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना है और ये कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं है और यहाँ गठबंधन की सरकार है, ना कि एक पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार शाम लालू यादव से फोन पर बात की थी। नीतीश ने अब तक सीबीआई छापेमारी पर कुछ नहीं कहा है। जेडीयू ने भी मंगलवार को पार्टी की बैठक बुलाई है। पार्टी नेता शरद यादव ने छापों पर प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी। जो कार्रवाई है ना, वो जो महागठबंधन देश भर में चला हुआ है, उसे रोकने का ये प्रयास है, मगर गठबंधन रुकेगा नहीं। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी ने तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। हम बिहार की जनता के पास जाएंगे, तेजस्वी के इस्तीफा का मांग करेंगे और नीतीश जी से भी हम मांग करें कि उनको बर्खास्त करें और एक एक बातें हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि आप कितना जो है कहते हैं कि ईमानदार हैं और कितना कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं। तो असली तो क्या पहचान किया कहते हैं, असली परीक्षा की घड़ी अग्नि घड़ी तो अब है। शुक्रवार को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते IRCTC के होटलों को लीज पर देने में गड़बड़ी हुई थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव के परिजनों को मामूली रकम पर जमीन मिली। आरजेडी अध्यक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन पर आज विपक्षी दलों की बैठक होगी। इसमें कांग्रेस समेत कई दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस कह चुकी है कि उम्मीदवार पर आम राय बनाने की कोशिश होगी और सभी दलों से मशविरा के बाद फैसला किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई तक नामांकन होगा। 21 जुलाई तक नाम वापसी होगी। जरूरत पड़ने पर 5 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन नतीजों का ऐलान होगा। 11 तारीख को बैठक होने वाली है, तो उसमें सब लोग बैठ कर के तय करेंगे क्या करना, कैसे करना। आप शामिल होंगे सर? नहीं, ये कहाँ पूछने की बात है, सब अपोजिशन बैठेगा। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर कल हरियाणा में इंटरनेशनल लोक दल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और पंजाब से हरियाणा को जोड़ने वाले सभी रास्ते बंद कर प्रदर्शन किया। INLD ने केंद्र सरकार पर हरियाणा के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता, जिन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सोमवार को वाहन रोको आंदोलन किया। इन्होंने अमृतसर अंबाला नेशनल हाईवे और चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर पंजाब से आने वाले वाहनों को रोका और लोगों को फूल देकर पड़ोसी राज्य के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
INLD सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाब ने 50 साल से हरियाणा के हक का पानी रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जहां हरियाणा के खेतों में 3 हफ्ते 2 हफ्ते पानी आया करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा है, बायलैटरल टाइज जो थी उसके अंदर हरियाणा को उसका हिस्सा मिलना चाहिए था। आज पंजाब की सरकार, केंद्र की सरकार कोई कदम नहीं उठा रही कि इसके अंदर हरियाणा के पानी का हिस्सा हरियाणा को मिले। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा को उसका हक नहीं मिलता तो INLD आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हरियाणा प्रदेश को उसका हक नहीं मिल जाएगा। हम तब तक इस संघर्ष को इसी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राज्य सरकार ने बड़ी तादाद में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। लामा यूरू गोम्पा तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना। मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। दार्जिलिंग को लेकर आज पर्वतीय दलों की सर्वदलीय बैठक होनी है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर कल भी रैली और विरोध मार्च जारी रहा। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा ने मार्च निकाला और सुरक्षा बलों की वापसी और इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की। रविवार रात से हिंसा की खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल आने जाने वाले रास्तों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन और सरकारी कार्यालयों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 26 दिन से बंद और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इलाके में स्कूल, दुकानें और बाजार बंद हैं। इसके चलते जरूरी चीजों की किल्लत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने IIT में दाखिले पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने IIT को काउंसलिंग की इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से कहा है कि वो दाखिले और काउंसलिंग से जुड़ी किसी याचिका पर सुनवाई नहीं करे। खंडपीठ ने IIT से यह हलफनामा देने को कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिसे छात्रों को बोनस मार्क्स देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई को IIT में काउंसलिंग पर रोक लगा थी। कई छात्रों ने याचिका दायर कर रैंक लिस्ट को रद्द करने की मांग की थी और बोनस मार्क्स देने का विरोध किया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा किया। उन्होंने वहां पे आशियाना भवन में NXC का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण पूरी तरह ग्रीन और आपदा रोधी तकनीक से किया गया है। NXC को 1 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से 10 महीने में तैयार किया गया है। राजपुर रोड पर आशियाना भवन में 12 आवास इकाइयां हैं, जहां पर यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के अलावा उनके सचिवालय के अधिकारी ठहर सकते हैं। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल कृष्णकांत पाल और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। GST के खिलाफ गुजरात में कपड़ा कारोबारियों का आंदोलन तेज हो गया है। राज्य के कपड़ा व्यापारी बेमियादी बंद कर रखा है। सूरत में व्यापारियों ने रैली निकाली। कपड़ा कारोबारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, बंद जारी रहेगा। बुधवार को अहमदाबाद में कपड़ा व्यापारी प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि कपड़े पर लगाया गया GST रोल बैक किया जाए और इसके नियम को आसान बनाया जाए। कपड़ा व्यापारी अपनी मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। सबसे पहली बात तो कपड़े पर कोई टैक्स था ही नहीं।
पहली बार ऐसा बना है कि इस जीवन जरूरी की जो अति महत्व की चीज है कपड़ा, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही अनुचित है। इससे हर आदमी को इफेक्ट आएगी, छोटे से लगा के बड़े से बड़े हर व्यक्ति को इफेक्ट आनी है। और इसलिए हमारी मांग यह है कि जीएसटी को कपड़े पर से बिल्कुल ही दूर कर दिया जाए। और प्रवर्तन निदेशालय ने आज आरजेडी सांसद मीसा भारती को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें कल समन भेजा गया था। पीटीआई के मुताबिक मीसा को निजी वित्तीय लेन देन से जुड़े कागजात लाने को कहा गया है। उनके पति शैलेश कुमार को भी जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। शनिवार को निदेशालय ने मीसा और उनके पति से जुड़े 3 फार्म हाउस पर छापा मारा था। ये मामला 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। इसमें सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर सोमवार को लगातार दूसरे दिन मछुआरों की नौकाएं खड़ी रहीं। बेमियादी हड़ताल के चलते 5,000 से ज्यादा मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में नहीं उतरे। ये लोग श्रीलंका सरकार के नए मछली पालन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विधेयक में पाक जल डमरू मध्य में मछली मारने पर रोक का प्रावधान है। उनकी मांग है कि भारत सरकार विधेयक वापस लेने के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव डाले। मांग नहीं माने जाने पर मछुआरों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। भारत ने मौसल को आईएस के कब्जे से आजाद कराने को बड़ी कामयाबी बताया है और इसे आतंकवाद के खिलाफ मील का पत्थर बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वहां फंसे 39 भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। इराक में भारत के दूतावास और इरबिल में वाणिज्यिक दफ्तरों को सक्रिय कर दिया गया है। इराक ने भारत को मदद करने के लिए अपनी सभी एजेंसियों को निर्देश दे दिए हैं। इराकी सेना ने करीब 9 महीने की लड़ाई के बाद आईएस को मौसल से खदेड़ दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। असम में कुछ और इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर है। प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कहीं भूस्खलन तो कहीं घरों में पानी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। मणिपुर में NH-37 पर भूस्खलन से इम्फाल का संपर्क असम और नागालैंड से कट गया। कई वाहन फंसने से जरूरी सामानों की किल्लत बढ़ गई। Due to the incessant rain and this continuous rainfall, this road has been totally slide, formation slide, and only 2 meters left. And this also heavy cracks are developed on the existing bituminous surface. असम में हालात और बिगड़ गए हैं। आधा असम डूबा है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लखीमपुर, दक्षिण सलमारा, शोणितपुर और माजुली जिलों के कुछ और इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दक्षिण सलमारा के 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में पनाह लिए हुए हैं। इतना खतरा में आदमी लोग पड़ा हुआ है रास्ता में, लेकिन कोई तिरपाल नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया। ये तो बहुत खतरा बात हो गया। लेकिन वो भी क्या करो, आदमी लोग तो बिना खाने से मर रहा है अभी। अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ यही हाल है। बाढ़ के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग घरों में पानी घुसने से परेशान हैं। पूर्वोत्तर के अलावा कई राज्यों में भी बारिश से लोगों को खासी मुश्किलें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रशासन को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संयुक्त जांच दल ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में नवाज शरीफ और उनके परिवार की आय और संपत्ति में बड़ा अंतर पाया है। पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक GIT ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से जांच की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त जांच दल बनाकर आरोपों की जांच करवाई है। जांच दल के 6 सदस्यों ने कड़ी सुरक्षा के बीच सबूतों को कोर्ट में दाखिल किया। पिछले साल पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से लंदन में संपत्ति खरीदने का खुलासा हुआ था। इसके बाद ये मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के स्पिन जोड़ी ने ICC टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में अपने शीर्ष 2 स्थान बरकरार रखे हैं। ये रैंकिंग कल दुबई में जारी की गई। जडेजा 898 अंक से तालिका में शीर्ष पर हैं, जबकि अश्विन 865 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं।
और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस दिन को जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम परिवार नियोजन, लोगों का सशक्तिकरण एवं राष्ट्रों का विकास है। पिछले कुछ सालों में विश्व की आबादी काफ़ी बढ़ गई है। आज ये करीब 7.5 अरब तक पहुंच गई है। भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, जो कि विश्व की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। साल 2022 तक इसके विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने का अनुमान है। इस तरह ये चीन की जनसंख्या को पार कर रहा है। साल 1998 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में सिफारिश की थी। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में पैदा हुए भीष्म साहनी ने विभाजन के बाद भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। अंबाला और अमृतसर में अध्यापन के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साहित्य के प्रोफेसर बने। उनके मशहूर उपन्यासों में तमस के अलावा झरोखे, मायादास की मांडी और कुंतो शामिल है। भाग्य रेखा और निशाचर भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जबकि कबीरा खड़ा बाजार में उनका प्रमुख नाटक है। उन्हें 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिस पर बाद में टीवी सीरियल भी बना। भीष्म साहनी को 1998 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका निधन 11 जुलाई 2003 को 87 साल की उम्र में दिल्ली में हुआ। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला, 6 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत, 19 घायल। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत अनेक नेताओं ने की कड़ी निंदा। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद, जारी रहेगी अमरनाथ यात्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों की बैठक आज। कांग्रेस के अलावा टीएमसी, आरजेडी और लेफ्ट समेत 18 दलों के नेता होंगे शामिल। 5 अगस्त को होना है चुनाव। आरजेडी का जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप, कहा महागठबंधन को अस्थिर करने की साजिश। तेजस्वी यादव नहीं देंगे इस्तीफा, जेडीयू की बैठक आज। और पनामा मामले में नवाज शरीफ पर शिकंजा, जीआईटी ने की जांच की सिफारिश, कहा संपत्ति और आय में मिली गड़बड़ियां। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।